आज ये बेटा समझते हैं दोहरा निषेचन, जो कि आपके इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कवर, खत्म हो जाएगा, फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो हम पढ़ने वाले हैं, हमने इस चैप्टर में केवल किसके बारे में पढ़ना है, हमने किसके बारे में पढ़ा, युग्मक जनन के बारे में पढ़ा, युग्मक स्थानांतरण के बारे में पढ़ा और निषेचन के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर होगा उसको हम एक अलग से चैप्टर करके, मतलब 2 चैप्टर करके उसको पढ़ेंगे। हालांकि एनसीईआरटी ने इसको एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, समझ रही बात है ये, लेकिन हम इसको 2 करके पढ़ेंगे ताकि एकदम आराम से डिटेल करके पढ़ सके। हम बात करेंगे दोहरा निषेचन। बात पहले कि दोहरा निषेचन की खोज किसने किया, तो दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था, नवास्चिन ने किया था। अभी मैं लिखवा रहा हूं, आप टेंशन मत लीजिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। होता क्या है, दोहरा निषेचन का मतलब होता है 2 बार निषेचन। परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, कहानी सुनिए, फिगर समझिएगा, लिख तो आप खुद लेंगे। होता क्या है, ऐसा कुछ होता है ये ही। अब यहां परागकण पहुंचता है और आप जानते हैं बेटा यहां पे पाया जाता है बीजांड, और बीजांड में यहां 2 छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका, एक द्विध्रुव केंद्रक, ऊपर आपको देखने को मिलेगी प्रतिमुख कोशिका। फिगर थोड़ा सा गलत है, फिगर पे कमेंट नहीं करेंगे, ये ऐसा कुछ है ना, बिल्कुल ऐसा कुछ। तो देखो अब यहां आता है आपका परागकण, परागण के बाद परागकण आता है। अब चाहे वो किसी भी विधि के बीजांड में प्रवेश करे, मैंने आपको बताया है वो 3 तरीके से प्रवेश कर सकता है। एक तो विभागीय प्रवेश, यानी विभाग से प्रवेश कर सकता है, या फिर मध्य प्रवेश कर सकता है, और तीसरा होता है बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वार से प्रवेश कर सकता है। अब जब यहाँ प्रवेश करता है तो इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करके समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको तुरंत कवर करना है। देखिए अब अगर मैं ऐसे बीजांड के फिगर को थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊं आपको, तो कुछ यूं होता है बीजांड का फिगर। अब देखिए बेटा यहां पे होती है 2 छोटी छोटी कोशिकाएं, सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। और यहां होती है बेटा 3 कोशिकाएं, इनका नाम होता है प्रतिमुख कोशिका। चलो समझते हैं बातें। अब देखो, अब मान लो, अब हम मान लेते हैं कि परागकण, सॉरी अब देखो यहां पे मान लो ये परागकण है, अंकुरित हुआ, आ गया, ये आके कहां प्रवेश कर गया, बीजांड में। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान समझ में आना है। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ये नली थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा चौड़ा बनाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। परागकण अंकुरित हुआ, ये मान लीजिए परागकण है, अंकुरित हुआ, और अगर आपको जानना होगा तो आप जानते होंगे कि पराग नली का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, तो परागकण में एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम होता है कायिक कोशिका। पराग नली का निर्माण कौन करता है, कायिक कोशिका। ध्यान से समझो, परागण के बाद परागकण, परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है तो यहां पे क्या पाया जाता है, यहां पाया जाता है बेटा मैलिक अम्ल। तो मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता है। ये नली का नाम क्या है, पराग नली। और आप जानते हैं पराग नली का निर्माण किस कोशिका से होता है, तो कायिक कोशिका से होता है। क्योंकि आप जानते हैं परागकण में 2 कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका जननी कोशिका होती है और दूसरी कोशिका होती है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका पराग जननी कोशिका को पोषण देती है और साथ ही साथ पराग नली का निर्माण करती है। अब यहां देखो कहानी क्या है, आराम से समझना। परागकण जैसे ही पराग नली का निर्माण करता है, अब फिर पराग नली किसमें प्रवेश कर जाएगी भैया, तो पराग नली प्रवेश कर जाएगी बीजांड में। समझ रहे हैं मेरी बात को। देखो अब जैसे पराग नली इसमें प्रवेश करती है तो ये इन दोनों कोशिकाओं को, ये कौन सी कोशिका है, सहायक कोशिका, जैसे ही प्रवेश करती है तो ये दोनों सहायक कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ये पराग नली जब इसमें प्रवेश करती है तो दोनों सहायक कोशिकाओं को फाड़ देती है, यानी कि चीर कर प्रवेश कर जाती है, यानी कि सहायक कोशिकाएं क्या हो गई, नष्ट हो गई। बिल्कुल आराम से समझो, आएगा, कुछ टफेस्ट नहीं है, इसको लोग हवा बना के रखें। बिल्कुल परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है, मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली जब बीजांड में प्रवेश करती है तो सहायक नली उसकी वजह से सहायक कोशिकाएं उसकी वजह से क्या हो जाती हैं, मर जाती है, खत्म हो जाती है। अब खत्म हो गई तो बचा कौन, अंड कोशिका। अब देखो मैंने एक लाइन आपको समझाया था शुरू में
कि परागकण को हम क्या बोलते? परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद बोलते। क्या बोलते? परागकण को हम नर युग्मकोद्भिद बोलते। क्यों बोलते परागकण को नर युग्मकोद्भिद? क्योंकि वो नर युग्मक का क्या करता है? निर्माण करता है। नर युग्मक का, मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्या हम परागकण को नर युग्मक कह सकते हैं, तो मैंने आपको जवाब दिया था बिल्कुल भी नहीं। हम परागकण को कभी भी नर युग्मक नहीं कहेंगे, क्योंकि वो खुद नर युग्मक का निर्माण करता है। कब करता है? मैंने कहा था कि आगे चैप्टर में आएगा ये लाइन कि परागकण कब नर युग्मक का निर्माण करता है, तो अब करता है। अब वो टॉपिक आया है। परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली जब बीजांड में प्रवेश करती है तो सहायक कोशिका को नष्ट कर देती है, और जैसे ही पराग नली बीजांड में प्रवेश किया, फटाक से जो जननिक केंद्रक है यानी परागकण कितने युग्मक का निर्माण करता है? 2। ये 2 युग्मक का निर्माण करता है, युग्मक नंबर 1 और युग्मक नंबर 2। समझे बात को? युग्मक, इसको 2 कर लीजिए। समझिए, जब पराग नली बीजांड में प्रवेश करेगी तुरंत परागकण क्या करेगा? 2 युग्मक का निर्माण करेगा, 2 नर 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 युग्मक का निर्माण करेगा। आराम से समझो, टफेस्ट नहीं। 2 नर युग्मक का क्या करेगा? निर्माण करेगा। अब अगर यहां सवाल बन जाता है कि सर नर युग्मक का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, तो आपको मालूम है ना परागकण में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये बड़ी वाली कोशिका का नाम कायिक कोशिका और छोटी वाली कोशिका का नाम क्या है? जननिक कोशिका। तो नर युग्मक का निर्माण कौन कर रहा है? जननिक कोशिका। कायिक कोशिका तो अभी हमने पढ़ा, जो कायिक कोशिका है उसने किसका निर्माण कर दिया? उसने तो पराग नली का निर्माण कर दिया, इसका काम खत्म। जननिक केंद्रक या जननिक कोशिका ने किसका निर्माण किया? 2 नर युग्मक का निर्माण किया। अब देखो, एक नर युग्मक, यहां लाइन ध्यान दो, एक नर युग्मक किससे आके मिलेगा? एक नर युग्मक किससे आके मिलेगा? तो यहां से एक नर युग्मक चला आया, किससे मिला? अंड कोशिका से। ये कौन कोशिका थी? अंड कोशिका थी कि नहीं थी? अरे भाई, ये अंड कोशिका थी। सहायक कोशिका के ऊपर की कोशिका कौन थी? अंड कोशिका थी ना। अंड कोशिका और सहायक कोशिका मिलकर अंड उपकरण का निर्माण करते थे। अभी तो सहायक कोशिका नष्ट हो गई थी ना, क्योंकि पराग नली इसी को तोड़ के तो प्रवेश की है, खत्म। अब देखो, नर युग्मक किससे मिलेगा? अंड कोशिका से। जवानों ध्यान दो, टॉपिक इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। नर युग्मक अंड कोशिका से मिला, किसका निर्माण किया? भ्रूण का। सवाल नंबर 1, बौद्धिक गलती चालू। नर युग्मक के पास कितने केंद्रक? नर युग्मक के पास कितने केंद्रक? 1। अगर ये नर युग्मक है उसके पास कितना केंद्रक? 1। अंड कोशिका के पास कितने केंद्रक? 1। तो यहां देखो, नर युग्मक के पास 1 केंद्रक यन, और अंड कोशिका के पास कितना केंद्रक? 1, यानी यन। और भ्रूण के पास क्या हो जाएगा? 2n। और जिसके पास 2n होता है उसको हम क्या बोलते? द्विगुणित बोलते। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाएगा कि जो भ्रूण होता है वो अगुणित होता है कि द्विगुणित होता है या फिर त्रिगुणित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद करो कि भ्रूण का निर्माण किससे होता है? तो भ्रूण का निर्माण जब नर युग्मक से अंड कोशिका मिलती है तो भ्रूण का निर्माण होता है। नर युग्मक से अंड कोशिका, एक नर युग्मक आया, अंड कोशिका से मिला, क्या बन गया? भ्रूण बन गया। क्या बना? भ्रूण बना। फटाफट देखो, जैसे निषेचन हुआ तीनों प्रथम कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट। तीनों प्रथम कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? नष्ट। अब ये बचा जो हमारा अंड कोशिका, अब ये कॉर्नर पे समझ लो क्या बन गया? अभी ये किसमें कन्वर्ट हो गया? भ्रूण में। चलो 2n करके भ्रूण हो गया। अभी कौन बचा है बीच में? अभी बीच में बचा है कौन सा बेटा? बीच में बचा है केवल और केवल ध्रुवीय केंद्रक। बीच में कौन बचा? ध्रुवीय केंद्रक। अभी एक नर युग्मक बचा ना जी। अब क्या होगा? अब आएगा फिर नर युग्मक किससे मिलेगा? ध्रुवीय केंद्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा। ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा तो क्या बनाएगा? तो बना देगा, क्या बना देगा? भ्रूण कोश। क्या बनाएगा? भ्रूण कोश। शुरू में मैंने बताया था भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में अंतर पूछा जाता, तो याद रखो नर युग्मक के पास कितने केंद्रक? 1। ध्रुवीय केंद्रक के पास कितने? 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ 2 यानी कि 2n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3n। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनता है कि भ्रूण कोश अगुणित होता है, द्विगुणित होता है या त्रिगुणित?
कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि जो भ्रूणपोष होता है उसका निर्माण किससे होता है। तो भ्रूणपोष का निर्माण नर युग्मक से जब ध्रुवीय केंद्रक मिलता है तो किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूणपोष का। अब ये समझाने के पीछे के कारण क्या है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, दो बार निषेचन। और यही एक घटना और होती है, एक घटना यही और होती है, त्रिसंलयन किसे कहते हैं, है ना। त्रिसंलयन, तीन केंद्रकों का मिलना क्या कहलाता है, त्रिसंलयन कहलाता है। दोहरा निषेचन, दो बार निषेचन होना क्या कहलाता है, दोहरा निषेचन कहलाता है। चलो समझाता हूं कॉन्सेप्ट, अब ये समझ में आ गया। परागण के बाद परागकण, परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का क्या करता है, निर्माण करता है। परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता। पराग नली जब बीजांड में प्रवेश करती तो परागकण दो नरयुग्मक का निर्माण करता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है जो कि द्विगुणित होता है, और दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुव केंद्रक से मिलकर किसका निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है जो कि त्रिगुणित होता है। अतः बीजांड के अंदर कितनी बार निषेचन हुआ, दो बार। निषेचन किसे कहते हैं, दो विपरीत युग्मकों का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। दो अलग अलग युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। तो देखो ना, एक बार यहाँ नरयुग्मक, यहाँ नरयुग्मक, यह अंड कोशिका अलग है और ध्रुवीय केंद्रक अलग है, यानी कि एक बार यहाँ निषेचन हुआ, एक बार यहाँ निषेचन हुआ। अतः बीजांड के अंदर कितनी बार निषेचन हो रहा है, दो बार। इस घटना को क्या बोलेंगे, दोहरा निषेचन। और दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था, अगर हम बात करें दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था, क्योंकि ये बहुविकल्पी में पूछा जाता है, तो इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज किया था किसने, नवास्चीन ने। किसने किया था, नवास्चीन। दोहरा निषेचन की खोज किसने किया, नवास्चीन ने किया। एक बार फिर से समझो, दोहरा निषेचन पूछा जाता। परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता। पराग नली जब बीजांड में प्रवेश करती है तो परागकण दो नरयुग्मक का निर्माण करता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का तथा दूसरा नरयुग्मक जो ध्रुव केंद्रक से मिलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अतः बीजांड के अंदर दो बार निषेचन होता है, जिसे हम दोहरा निषेचन कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, या तो ये बहुविकल्पी में आना है, या तो ये एक नंबर में आता है, या फिर कभी कभी ये 3 नंबर में दे देगा, भ्रूणपोष का निर्माण का पूरा प्रोसेस। अब देखो, ये जो भ्रूणपोष है ये भ्रूण को पोषण देगा, यानी कि अब ये खत्म, अब ये खत्म, ये हो गया हमारा भ्रूण ध्रुवीय केंद्रक खत्म। अब क्या बचा, अब ये बच गया क्या, त्रिगुणित, क्या ये बच गया क्या, भ्रूणपोष। आगे इसके बारे में अभी आगे डाटा मिलेगा। अब ये जो भ्रूणपोष को खा खा के भ्रूण जिंदा रहेगा। भ्रूणपोष का मतलब ये भ्रूण को पोषण देने वाला। अब ये भ्रूणपोष इसको एनर्जी देगा और ये जिंदा रहेगा। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, आगे आगे जब बीज पढ़ाऊंगा तो ये बातें आपको बता दूंगा। जो नारियल का पानी आप पीते हैं वो क्या है, वो भ्रूणपोष है। जो गिरी आप खाते हैं, गरी गरी जिसको तुम कहते हो, तो गरी को गिरी बोला जाता है, वो क्या है, वो भ्रूणपोष है। वो उसको खाने के लिए बचा हुआ है, लेकिन वो हम खा जाते हैं। वो उसके लिए, आपने नारियल देखा होगा तो नारियल आप कहते हैं दुकोन्ना तीनकोन्ना, जो ऊपर नारियल के 3 कोण 2 कोण होता है वो उसका भ्रूण है। उसके अंदर का जो पूरा भाग है वो क्या है, वो उसका भ्रूणपोष है। वो भ्रूण के लिए, लेकिन उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। आगे हम पढ़ेंगे जब भ्रूणपोषी बीज, तब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल समझो दोहरा निषेचन क्या होता है। तो परागण के बाद परागकण जब वर्तिकाग्र पर आता है तो मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली जब बीजांड में प्रवेश करती है तो परागकण दो नरयुग्मक का निर्माण करता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है तथा दूसरा नरयुग्मक दो ध्रुव केंद्रक से मिलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। अतः बीजांड के अंदर 2 बार निषेचन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन की खोज किसने किया था, नवास्चीन ने किया था। अब बात एक आती है सब त्रिसंलयन, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीजें हैं। 3 केंद्रकों का मिलना, 3 केंद्रक कैसे मिलता है, तो फिर से वही लाइन, परागण के बाद परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, मैलिक अम्ल की उपस्थिति में अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करता है। पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है तो परागकण 2 नरयुग्मक का निर्माण करता है। एक नरयुग्मक अंड कोशिका से मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है तथा दूसरा केंद्रक 2 ध्रुव केंद्रक, दूसरा नरयुग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। तो जब नरयुग्मक और ध्रुवीय केंद्रक, ध्यान दो, नरयुग्मक यन, नरयुग्मक जन है और ध्रुवीय केंद्रक क्या है, प्लस ध्रुवीय केंद्रक जो है वो क्या है, 2n है भाई मेरे, क्या है,
ध्रुवीय केंद्रक, ये क्या है? ट्यूजन है। जब ये मिलेंगे तो आपस में कितने केंद्रक मिलेंगे? 3 केंद्रकों का मिलना। 3 केंद्रक आपस में मिल रहे हैं ना। अगर ध्रुवकोश का निर्माण होता तो केंद्रक कितने केंद्रक मिल रहे हैं? 3। अतः 3 केंद्रकों का मिलना क्या कहलाता है? त्रिसंलयन। आप एक वाक्य में लिख सकते हैं 3 केंद्रकों का मिलना त्रिसंलयन कहलाता है। लेकिन कोई अगर पूछ ले कि 3 केंद्रक कब मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो फिर वही कथा आप बांचिएगा कि परागण के बाद परागण जब वर्तिकाग्र पर आता है, नलिका की उपस्थिति में अंकुरित परागणली का निर्माण करता है। परागणली जब बीजांड में प्रवेश करती है तो परागकण 2 नरयुग्मक का निर्माण करता है। एक नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक के भ्रूण का निर्माण करता है तथा दूसरा नरयुग्मक किससे मिलकर ध्रुवीय केंद्रक से मिलकर ध्रुवकोश का निर्माण करता है। बीजांड के अंदर 2 बार निषेचन होता है, जिसे द्वारा निषेचन कहते हैं। जब 2 केंद्रक आपस में मिल रहे, जब नरयुग्मक ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिल रहे होते तो 3 केंद्रक आपस में मिल रहे होते, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन बोलते हैं। तो अभी के लिए आपका ये चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर निषेचन पश्च घटना के बारे में। इसमें हम 2 ध्रुव केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे, बीज के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी टॉपिक्स जो बचे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं, उन्हें हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करें, जहां डाउट होगा कमेंट करिए, पूछते रहिए।